गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के पार्ट 2 में देव द्वारा रचित कवित्व का अध्ययन करेंगे। देव ने हमारी पुस्तक में 2 कवित्वों की रचना की है। पार्ट फर्स्ट में हमने देव का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित पहले सवैये का अध्ययन किया है। आज हम यहाँ पर उनके द्वारा रचित 2 कवित्व हैं जो उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं देव द्वारा रचित हमारी पुस्तक में जो कवित्व नाम का पहला छंद है। देखिए उसमें कह रहा डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झिगुला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे पूरित पराग सो उतारे करे राई लोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे मदन महीप जूक बालक वसंत ताहि प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। देखिए इस छंद में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है और वसंत को कवि ने एक बालक के रूप में दिखाया है और वो बालक किसका बताया है? कामदेव का। यानी प्रस्तुत छंद में कवि ने कामदेव के बालक वसंत का वर्णन किया है। देखिए कवि कह रहा है कि जैसे आप देखिए कल्पना कीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा होता है तो उसे लोग ढीले ढाले कपड़े पहनाते हैं जिसे झिगुला कहते हैं और बहुत कोमल बिस्तर उसके नीचे लगाते हैं ताकि उसके शरीर को कोई हानि ना होने पाए, नुकसान ना पहुंचने पाए। बच्चे को अगर नज़र लग जाती है तो उसकी माँ जो होती है वो सरसों नमक आदि ले करके मिर्चा आदि ले करके उसके नज़र को उतारती है, ठीक ना। बच्चे को जो भी आता है वो चुटकी मार मार करके उसे जगाने का बुलाने का प्रयास करता रहता है। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ कवि ने बसंत रूपी बालक का किस तरह से वर्णन किया है। उसका बिछौना क्या है, झिंगोला उसके लिए क्या है, पलना क्या है, इन सब का वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो देखिए डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लों के। कवि कहता है कि पेड़ की जो डालियां हैं वही बसंत रूपी शिशु के पालना है। यानी पेड़ की डालियां ही बसंत रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। बिछौना नौ पल्लों के, नौ माने नई, पल्लो माने पल्ले, और वृक्ष में निकलने वाली जो नई कोपलें हैं वही उस बालक के लिए बिछौने की तरह हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव सुमन झिगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिगोला और वृक्ष की डालियों में खिलने वाले जो फूल हैं वो फूलों के गुच्छे ही उस बसंत रूपी बालक के ढीले ढाले वस्त्र की तरह हैं, यानी झिगोले की तरह हैं। वृक्ष की डालियों में खिलने वाले फूल के जो गुच्छे हैं वो उस बसंत रूपी बालक के ढीले ढाले वस्त्र की तरह हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। फिर कवि कहता है कि उस बसंत रूपी बालक को पालने में पवन झूला रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चा जब रोने लगता है तो उसके पालने को लोग हिला देते हैं जिससे वो फिर शांत हो जाता है। तो उसी तरह से जब हवा चलती है तो वृक्ष की डालियां जो हैं वो हिलने लगती हैं। तो वही कवि कह रहा है कि पवन जो है वो बीच बीच में रह करके वो बसंत रूपी बालक के पालने को झुला रहा है, ठीक ना। केकी कीर बतरावे देव, बतरावे माने बातें करना, केकी मैना, कीर माने तोता। कवि कह रहा है कि तोता और मैना उस बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं, उसका दिल बहला रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल जो है उस बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं, उसको खिला रही है, ठीक ना। हलावे हुलसावे, उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रही, खिला रही है। पूरित पराग सो उतारे करे राई लोन, पूरित पराग सो, और वृक्ष की जो डालियां हैं जो फूलों से लद गई हैं, फूल से, और वह फूल जो हैं वो पराग से युक्त हो गए हैं, जिससे पराग से युक्त फूलों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई घर की वृद्ध महिला या उस बच्चे की माँ जो है वह सरसों और नमक लेकर के उस अपने बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है।
कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। और पुष्पों से लदी हुई जो लताएं हैं, कंज कली, ठीक है ना, पुष्पों से लदी हुई जो लताएं हैं वो नायिका के समान प्रतीत हो रही हैं और ऐसी लग रही हैं कि जैसे किसी नायिका ने अपने सिर पर साड़ी पहन रखी हो। यानी लताएं जो हैं वह नायिका की तरह प्रतीत हो रही हैं और लताओं में लगने वाले फूल जो हैं वो नायिका के सिर पर रखी हुई या पहनी हुई, नायिका द्वारा पहनी हुई साड़ी की तरह प्रतीत हो रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कि कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। ठीक है ना। मदन महीप जू को बालक वसंत ताहि प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। फिर कभी कहता है कि मदन महीप जू को, महीप माने होता है राजा, मदन माने कामदेव। अब देखिए कामदेव को जो है वो राजा बताया गया है क्योंकि उसके बालक को सभी लोग किस तरह से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कहता है कि उस मदन यानी कामदेव रूपी बालक, कामदेव के पुत्र बसंत रूपी बालक को प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। गुलाब जो है वह चुटकी बजा करके उसे प्रातः काल जगाने का प्रयास करता है। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहले छंद का अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसका हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए इसमें छंद कवित्व है, रस श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, रूपक अनुप्रास अलंकार हैं। ठीक ना। इसमें वसंत को एक बालक के रूप में दिखाया गया है, बालक छोटे से बालक की तरह दिखाया गया है। ये था इसका काव्य सौंदर्य। आइए अब हम दूसरा छंद देखते हैं। फटिक शिलानिसो सुधा फटिक शिलानिसो सुधारो सुधा मंदिर उदधि दधि कोसो अधिकार उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीतिना दिखाए देव दूध कोसो फीन फैलो आंगन फर वसंत तारासी तरनिता में ठाढ़ी झिल मिली होती मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद फटक सिलान सो सुधारो सुधा मंदिर। देखिए इसमें कवि ने चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया है, चांदनी रात का चित्रण किया है कवि ने। कवि कहता है कि फटक सिलानिसो सुधारो सुधा मंदिर, कि रात के समय आकाश में चंद्रमा की चांदनी इस तरह से फैली हुई है कि जैसे कोई स्फटिक की शिला हो। स्फटिक की शिला जो है वो सफ़ेद रंग की होती है, जैसे कोई स्फटिक की शिला चमकती है, स्फटिक पत्थर की शिला चमकती है, प्रकाशित होती है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा की चांदनी के कारण पूरा आकाश दूधिया रंग का हो गया है। फिर कह रहा है कि उदधि दधि कोसो अधिकार उमगे अमंद, और वह जब चंद्रमा की दूध के समान चांदनी इस संसार पर पड़ती है, संसार रूपी मंदिर पर पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उदधि दधि कोसो, दधि माने दही, उदधि माने समुद्र, कि जैसे दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। ठीक ना। कहने का मतलब है कि चंद्रमा की चांदनी जब आकाश में फैली हुई है, पड़ती है, तो वह ऐसे प्रतीत होती है दूधिया रंग की या सफ़ेद रंग की, कि जैसे कोई सफ़ेद रंग की स्फटिक की शिला चमक रही हो। और उसे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव। फिर कवि कह रहा है कि वह चंद्रमा की चांदनी इतनी बारीक है कि हमारी नजरें उसे उसकी अंतिम सीमा तक स्पष्ट देख लेती हैं। इसीलिए कह रहा है कि बाहर ते भीतर लो, यानी बाहर से भीतर तक, अर्थात उसे आर पार देखा जा सकता है। ठीक है ना। भीति ना दिखाए देव, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके कारण आर पार न दिखाई दे। अर्थात चंद्रमा की वह चांदनी इतनी बारीक व पारदर्शी है कि हम अपनी नज़रों से उसे अंतिम सीमा तक देख लेते हैं।
फिर कह रहा है दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। फिर कवि कहता है कि धरती पर फैली हुई जो चांदनी है वह कैसी प्रतीत हो रही है। देखिए कब कह रहा है कि धरती पर फैली हुई चांदनी फर्श पर फैले हुए झाग के समान। फेन माने होता झाग, फेना या झाग, यानी धरती पर फैली हुई चांदनी झाग के समान स्वच्छ और उज्जवल दिखाई दे रही है। ठीक ना, कैसे? दूध को सो फेन, जैसे किसी दूध का फेन पूरी पृथ्वी पर या फर्श पर फैल गया है और वह दूध के समान पारदर्शी है। तारासी तरुणता में ठाढ़ी झिलमिली होती। फिर आगे कब कहता है किस चांदनी रात में जो आकाश में खिले हुए तारे हैं वो कैसे लग रहे हैं? तरुणी सी, जैसे कोई तरुणी, कोई युवती जो है वह सजी धजी खड़ी हो गई हो, आभूषणों को धारण किए हुए। आकाश में खिले हुए तारे उस चांदनी रात में ऐसे ही सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है ना। झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। और ऐसी उसके आभूषणों की आभा ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे मल्लिका के पुष्प के मकरंद से कोई मोती की ज्योति मिल गई हो। उन तारों, वो तारे ऐसे प्रतीत हैं कि हो रहे हैं कि जैसे कोई आभूषण धारण किए हुए नवयुवती खड़ी हो, यानी सज धज करके कोई नवयुवती खड़ी हो और उसके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान प्रतीत हो रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी माने होता शीशा, अंबर माने आकाश, आभा माने चमक, उजारी माने उज्जवल। कवि कहता है कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि आकाश दर्पण के समान प्रतिबिंबित हो रहा है। आकाश जो है वह दर्पण के समान प्रतिबिंबित हो रहा है और चांदनी रात है तो आकाश में चंद्रमा भी निकला हुआ है। तो वो चंद्रमा कैसे लग रहा है? यानी आकाश तो दर्पण के समान स्वच्छ प्रतीत हो रहा है। अब चंद्रमा कैसे लग रहा है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे राधिका अर्थात नायिका जो है वह आकाश रूपी दर्पण में अपना चित्र देख रही हो या अपने आप को देख रही हो, ठीक उसी तरह से आकाश में निकला हुआ चंद्रमा भी प्रतीत होता है। अर्थात यहाँ जो है वह चंद्रमा की तुलना राधा के मुख से की गई है, इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। उम्मीद करते हैं कि ये दूसरे कवित्व का भी अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये पाठ की व्याख्याएं जो थी वो समाप्त हो जाती हैं। पाठ पर आधारित अभी प्रश्नोत्तर हैं। इस प्रश्नोत्तर को हम अगले 3rd पार्ट में लेकर के आपके समक्ष नेक्स्ट पीरियड में उपस्थित होंगे। इस पूरे पाठ को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी ये पाठ आपकी समझ में आसानी से आएंगे। आइए अब हम दूसरे छंद का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, कवित्व छंद है, श्रृंगार रस है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। ठीक ना। इसमें चंद्रमा की तुलना राधिका के मुख से, राधा के मुख से की गई है। तारों को नवयुवती, सजी धजी नवयुवती के समान दिखाया गया है, बताया गया है। तो ये था दूसरे का शिल्प सौंदर्य। आइए अब इन छंदों पर आधारित हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, वसंत रूपी बालक को कौन झुला रहा है? तो यहाँ देखिए पवन झुलावे, वसंत रूपी बालक को पवन झुला रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वसंत रूपी बालक को प्रातःकाल कौन जगा रहा है? प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। वसंत रूपी बालक को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा करके जगा रहा है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसे प्रतीत हो रहा है? चंद्रमा का प्रतिबिंब राधिका के मुख के समान प्रतीत हो रहा है। चौथा प्रश्न है, चांदनी के कारण आकाश कैसे दिखाई दे रहा है? चांदनी के कारण आकाश आरसी सा दिखाई दे रहा है, यानी दर्पण के समान स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही।
इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे अवश्य कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके कोर्स से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो पाठ को समझने के लिए पूरा अवश्य देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप इसे अच्छी तरह से चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे, आपको कठिनाई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास तक इसे पहुंचाएं, जिससे वो भी अपने अध्ययन को बनाए रखें, उनका भी नुकसान ना होने पाए। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे प्रश्नों को लेकर के हम नेक्स्ट पार्ट में उपस्थित होंगे। थैंक यू।